हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं उत्पादन का नियम। तो आइए देखते हैं उत्पादन का नियम क्या है। उत्पादन का नियम बताने से पहले मैं आपको बताता हूं उत्पादन फलन क्या है। और उत्पादन फलन के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा था और वहां पर हमने पढ़ा था अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में। अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में। अल्पकाल के अंतर्गत क्या है, कुछ कारक परिवर्तनशील और कुछ कारक स्थिर होते हैं और परिवर्तनशील कारकों के प्रयोग द्वारा ही उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। और दीर्घकाल में क्या है, सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं और सभी कारकों के प्रयोग द्वारा ही उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो अर्थशास्त्रियों ने अपने व्यवहारिक अध्ययन से इस बात का पता लगाया, यदि अल्पकाल में अन्य कारकों को स्थिर रख दिया जाए और उत्पादन की मात्रा को केवल परिवर्तनशील कारकों के प्रयोग द्वारा ही बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि एक नियम के अनुसार होने लगती है। और दीर्घकाल में क्या, सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। जब उत्पादन की मात्रा को सभी कारकों के प्रयोग द्वारा बढ़ाया जाता है तो ऐसे में वृद्धि एक नियम के अनुसार होने लगती है। तो इस नियम के अनुसार होने वाली वृद्धि की प्रवृत्ति को ही उत्पादन का नियम कहा जाता है। मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास भूमि और श्रम है। भूमि को हम यहां पर अल्पकाल में स्थिर कारक मान लेते हैं और श्रम को परिवर्तनशील कारक मान लेते हैं। भूमि को 2 हेक्टेयर मान लेते हैं और श्रम को 1। भूमि स्थिर है और श्रम क्या, परिवर्तनशील, 1 से 2, इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो उत्पादन कितना होगा, 2 हेक्टेयर भूमि पर 1 श्रमिक का उत्पादन मान लेते हैं हम 10 इकाई और 2 हेक्टेयर भूमि पर 2 श्रमिकों का मान लेते हैं 15 इकाई, क्योंकि ये क्या, परिवर्तनशील कारक। और जो यहाँ पर 5 इकाई उत्पादन बढ़ा है, ये किसके कारण बढ़ा है, केवल परिवर्तनशील इकाइयों के कारण ही बढ़ा है। तो ऐसे में क्या है, भूमि को स्थिर कारक मान लिया, श्रम को परिवर्तनशील कारक, और इस प्रकार से उत्पादन क्या 10 से बढ़कर 15 हो जाता है। तो अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए जब उत्पादन को केवल परिवर्तनशील कारकों की इकाइयों द्वारा ही बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि एक नियम के अनुसार होने लगती है। उसी प्रकार दीर्घकाल में देखते हैं। दीर्घकाल में क्या है, श्रम तो परिवर्तनशील होता है लेकिन यहां पर भूमि भी परिवर्तनशील कारक होता है। ये भी क्या, 2 से बढ़कर 4। तो उत्पादन कितना होगा, 1 श्रमिक का 2 हेक्टेयर भूमि पर उत्पादन कितना था, 10। तो जब श्रमिक डबल हो जाते हैं और भूमि भी डबल हो जाती है तो जाहिर सी बात है बच्चों, उत्पादन भी क्या होगा, डबल होगा। तो उत्पादन कितना होगा, 10 से बढ़कर 20। तो 10 का उत्पादन किसके कारण संभव हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर भूमि भी परिवर्तनशील है और श्रम भी क्या है, परिवर्तनशील है। तो ऐसे में उत्पादन क्या है, डबल हो जाता है। तो यहां पर क्या है, सभी परिवर्तनशील कारकों के प्रयोग द्वारा ही उत्पादन की मात्रा में क्या है, बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में उत्पादन में वृद्धि क्या है, एक नियम के अनुसार होने लगती है। तो इस नियम के अनुसार होने वाली वृद्धि की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, उत्पादन का नियम कहते हैं। इसको मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। जब अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए केवल परिवर्तनशील कारकों के प्रयोग द्वारा ही उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि एक नियम के अनुसार होने लगती है। उसके बाद दीर्घकाल। दीर्घकाल में सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं और जब सभी कारकों के प्रयोग द्वारा उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि एक नियम के अनुसार होने लगती है। तो इस नियम के अनुसार होने वाली वृद्धि की प्रवृत्ति को ही उत्पादन का नियम कहा जाता है। उसके बाद हमारा उत्पादन के नियम कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पादन के 2 नियम हैं। एक कारक के प्रतिफल या फिर साधन के प्रतिफल भी कह सकते हैं, कारक के प्रतिफल। दूसरा हमारा पैमाने के प्रतिफल। कारक के प्रतिफल। तो सबसे पहले कारक के प्रतिफल के बारे में बताता हूं मैं आपको। कारक के प्रतिफल क्या है,
अल्पकाल से संबंधित उत्पादन के नियम को कारक के प्रतिफल कहा जाता है। अल्पकाल में क्या है, कुछ कारक परिवर्तनशील और कुछ कारक स्थिर होते हैं। तो जब अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील कारकों की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने की प्रक्रिया पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, कारक के प्रतिफल कहते हैं। मान लीजिए हम अन्य कारकों को श्रम और भूमि दो कारक ले लेते हैं और श्रम को हम परिवर्तनशील और भूमि को क्या स्थिर कारक मान लेते हैं। भूमि को हम 2 हेक्टेयर स्थिर मान लेते हैं और श्रम क्या है 1 से 2, क्योंकि सॉरी बच्चों उल्टा लिख दिया। भूमि क्या है 2 हेक्टेयर स्थिर है और श्रम क्या है परिवर्तनशील है। तो श्रम 1 से बढ़कर 2 हो जाती है, भूमि 2 हेक्टेयर स्थिर रहती है। तो अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए परिवर्तनशील कारकों के प्रयोग द्वारा ही उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती। तो जैसे एक श्रमिक यानी कि एक श्रमिक 2 हेक्टेयर भूमि पर काम करके 10 क्विंटल अनाज का उत्पादन करता है। तो 2 श्रमिक 2 हेक्टेयर भूमि पर काम करके उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो 2 श्रमिक जब 2 हेक्टेयर भूमि पर काम करेंगे तो 2 एकम 2, तो यहां पर प्रति श्रमिक 1 हेक्टेयर भूमि होगी, क्योंकि 2 श्रमिक 2 हेक्टेयर भूमि पर काम करेंगे तो प्रति श्रमिक क्या है 1 हेक्टेयर भूमि होगी। तो ऐसे में क्या होता है, कारकों की मात्रा में परिवर्तन होने पर उत्पादन की मात्रा में विभिन्न दरों में परिवर्तन होने लगता है। तो उत्पादन की मात्रा में पहले बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसके बाद समान और उसके बाद घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार क्या बच्चों, कारक के प्रतिफल के 3 पहलू हैं, कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल और कारक के घटते प्रतिफल। उसके बाद हमारा दूसरा उत्पादन का दूसरा नियम पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित है। दूसरे शब्दों में दीर्घकाल से संबंधित उत्पादन के नियम को पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। दीर्घकाल में जब सभी कारकों के आकार या पैमाने में परिवर्तन होने पर उत्पादन में परिवर्तन होने की प्रक्रिया पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। मान लीजिए यहां पर भी हम 2 कारक ले लेते हैं, भूमि और श्रम। भूमि क्या है यहां पर परिवर्तनशील कारक और श्रम भी क्या परिवर्तनशील कारक, क्योंकि दीर्घकाल में सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में भूमि क्या थी स्थिर कारक, लेकिन दीर्घकाल में भूमि क्या होती है परिवर्तनशील कारक। तो यहां पर 2 हेक्टेयर भूमि पर 1 श्रमिक का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन कितना होगा 10। और जब भूमि को भी बढ़ा दिया जाता और श्रम को भी बढ़ा दिया जाता, भूमि क्या 2 से बढ़कर 4 डबल हो गई, श्रमिक क्या 1 से 2 डबल हो गए, तो जाहिर सी बात है बच्चों उत्पादन भी क्या होगा डबल होगा। तो यहां पर क्या है, पैमाने के अनुपात में परिवर्तन होने पर उत्पादन में विभिन्न दरों में परिवर्तन होने लगता है। उत्पादन क्या पहले बढ़ता है, फिर समान होता है और फिर घटने लगता है। इस प्रकार पैमाने के प्रतिफल के भी 3 पहलू हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। इसको हम अलग प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज की बात करें, मान लीजिए कारकों में 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि होने के फलस्वरूप उत्पादन में 20% की वृद्धि होती है। अगर कारकों में 5% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में 10% की वृद्धि होती है। कहने का अभिप्राय है कि अगर बढ़ते प्रतिफल की बात करेंगे तो कारकों को जब एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में क्या है उससे अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। और जब कारकों में और उत्पादन में समान अनुपात से वृद्धि होती है, मान लीजिए 10-10% समान अनुपात से वृद्धि होती है, तो यह क्या समान पैमाने के समान प्रतिफल। और जब क्या है मान लीजिए यहां पर
हम यहाँ पर भूमि और लेबर में वृद्धि को ले लेते हैं। इसमें 20% की वृद्धि होती है। परिवर्तनशील कारकों में अगर 20% की वृद्धि होती है तो उत्पादन में क्या 10% की वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पैमाने के घटते प्रतिफल है। जो ये हमारे परिवर्तनशील कारक है, परिवर्तनशील कारकों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में क्या उससे कम अनुपात में वृद्धि होगी, तो उसे कारक के घटते प्रतिफल कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था उत्पादन का नियम। उत्पादन के नियम दो प्रकार के होते हैं, कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित होते हैं और कारक के प्रतिफल अल्पकाल से संबंधित होते हैं। और ये क्या है, इसके तीन पहलू हैं, कारक के बढ़ते प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल, कारक के घटते प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल के भी तीन पहलू हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल। और इसमें क्या है, एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करने पर, कारकों में एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करने पर उत्पादन में अगर कारकों के मुकाबले ज्यादा परिवर्तन होता है तो बढ़ता है, समान परिवर्तन होता है तो समान, और अगर कारकों में उत्पादन के मुकाबले ज्यादा परिवर्तन होता है। कहने का अभिप्राय है अगर परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन ज्यादा होता है और उत्पादन में कम होता है तो कारक के पैमाने के घटते प्रतिफल कहा जाता है। इनको मैं आपको एक वीडियो में अच्छी तरह से अलग अलग एक एक करके समझाऊंगा। अगर इस वीडियो में मैं आपको इन्हें समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं इनको आपको एक एक करके अच्छी तरह से समझाऊंगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।